एक लड़ाई जो 17 साल तक चली, एक आवाज जो लाखों लोगों की उम्मीद बनी और एक नेता जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत के झंडे ऊंचे किए। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक चेहरे से जिनकी पहचान सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि संघर्ष, सेवा और संस्कृति है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट सीट समाचार प्लस का एक ऐसा पॉडकास्ट प्रोग्राम जहां आप सुनते हैं अद्भुत कहानियां संघर्ष की, प्रेरणा की, बदलाव की और समाज के क्षेत्र में एक नई पहचान की। मैं स्वागत करता हूं पंडित सुरेश मिश्रा जी का, जो आज हमारे साथ हैं फ्रंट सीट पर। राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा, संस्कृति और संघर्ष की अनुपम मिसाल पेश करने वाले पंडित सुरेश जी आज हमारे साथ फ्रंट सीट में मौजूद है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार रोहित जी, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर आपके प्रारंभिक जीवन और छात्र राजनीति से। आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और उस समय का कोई ऐसा संघर्ष या कोई ऐसा पल जो आज भी आपको याद कर प्रेरणा देता है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोग छात्र जीवन में होते हैं, एक जब विद्यार्थी होता है तो उसका जीवन का एक ही सपना होता है कि मैं कुछ बनूं, कुछ करके आगे बढ़ूं। और हमारा वो जो दौर था छात्र राजनीति का, वो अलग ढंग का दौर था। उस समय आंदोलन भी खूब हुआ करते थे और सबसे बड़ी बात कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर के अपनी बात रखा करते थे। आज के ज़माने में बच्चे लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। उस समय धरातल पर जीते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते थे, सामने ढाबे हुआ करते थे, छोटे रेस्टोरेंट्स हुआ करती थी। वो एक दौर था और उस दौर में छात्र राजनीति करना आसान भी नहीं था। रोज जी, मैंने 2-3 घटनाएं मुझे जीवन बड़ी याद आती है उस समय की। एक बार जयपुर में जेसी बोस कांड हुआ। अच्छा। और एक जयपुर में एक हॉस्टल है महाराजा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें एक बड़ी दुर्घटना हो गई और उसमें एक बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने रैप कर दिया और वो बड़ा चर्चित विषय बना। उस मामले को लेकर के मैं आमरण अनशन पर बैठा। 8 दिन के अनशन के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था और मेरी हालत थोड़ी थी खराब। कई बार मुझे लगा कि यार गड़बड़ तो नहीं कर दी, गलती से अपन गलत नहीं बैठ गए। ना कोई जूस पिलाने आ रहा है, ना कोई बात करने आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री उस समय भैरव सिंह जी शेखावत हुआ करते थे। उन्होंने फ्रीडम फाइटर मास्टर रामशरण अंत्यानुप्रासी जी को बोला कि सुरेश का अनशन तोड़ाओ, मैं उससे बैठ के बात करूँगा। क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक संवेदनशील राजनेता जिसको विषय की पूरी जानकारी थी, उन्होंने पूरी बात को सुना गंभीरता से और तुरंत उस पर एक्शन लेने की कार्रवाई चालू करी। तो वो एक दौर था। उस दौर में हम लोगों ने जिस ढंग से काम किया, कई अभियान मैंने चलाए उस समय जो चर्चाओं में रहे काफ़ी सारे। और ज़्यादातर संघर्ष इसी बात पे होता था कि कैसे सीटें बढ़ाई जाए। आज तो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी हो गई। उस समय महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कुछ लिमिटेड कॉलेज हुआ करते थे। तो विद्यार्थियों को आने का रास्ता को मिलता नहीं था। तो उस समय कक्षाओं में कैसे बच्चों को आगे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर चर्चा ज़्यादा चलती थी हमारी। और एक ही मन रहता था कि बच्चे ज़्यादा पढ़ पाए। तो सीटें बढ़ाने के लिए ज़्यादा का आंदोलन चला करते थे उस समय हमारे। अच्छा, 17 साल आपने ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी। जब आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब क्या कोई ऐसा पल आया जब आपने अपने आप को ऐसा लगा कि ये लड़ाई सफल नहीं होगी? आपने खुद को कैसे संभाला? 2007 में 19 अगस्त की घटना है, मुझे याद आती है बार बार, क्योंकि वो दिन ऐसा दिन था जिस दिन ब्राह्मणों ने पहली बार लाठियाँ खाई। और बात इतनी सी थी कि एक आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे थे और अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। अचानक से कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस बात को दबाने के लिए हम पे लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज भी इतना बड़ा था रोहित जी कि कई लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, महिलाओं के सिर फट गए, मेरा खुद के चोटें आई और उठा के मुझे वैसल नगर थाने में बंद भी कर दिया गया। क्या बात है। मुझे लगा यार ये तो अति हो गई। अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं और हम पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। मुझे एक बार तो लगा ये आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने हमको इस ढंग से मारा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा खड़ा हो पाए। उसी समय मेरी पत्नी मेरे पास में आके कहती है कि आपने गलत काम नहीं किया, आपने सही काम किया, सही मुद्दे पर लड़ रहे हो। क्या बात है। हम और हमारा परिवार और पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, आप पीछे मत हटना। वो बात मेरे दिल में इतनी बैठी, उसी दिन तय किया कि इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे और मजबूती देंगे।
जयपुर बंद कराया, राजस्थान बंद कराया, और रोहित जी आपको आश्चर्य होगा 36 की 36 कौमें ब्राह्मण समाज के साथ उस मुद्दे पर आके खड़ी हो गई। क्या बात है। और वो एक इतना बड़ा मुद्दा बना कि विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित हुए, केंद्र की सरकार को बैठ के बात करनी पड़ी हमसे, और एक लंबी लड़ाई के बाद में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस पिछड़े गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दिया जिसकी तरफ वो सोचता नहीं था। और मुझे दिन याद आता है वही 19 अगस्त जो लाठियाँ हमने खाई थी, जो संघर्ष हमने किया था, वो दिन मुझे बार बार याद आता है। और आज भी कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने मजबूती से मेरा साथ दिया और उसी का नतीजा था कि आज ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है। बिल्कुल निश्चित ही आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप जनता के एक अच्छे नेता रहे हैं, काफ़ी बड़े आंदोलन आपने किए हैं, काफ़ी बलिदान आपने किए हैं। आपने लाखों लोगों की रैलियों का नेतृत्व किया है, लाठीचार्ज के केस झेले हैं। जो ये जनता के लिए इतना बड़ा बलिदान देने की जो प्रेरणा मिली, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, गरीब दलित कमज़ोर आगे व्यक्ति बढ़ना चाहिए, इसमें कोई कभी किसी को कमजोरी नहीं है। SC ST का जो आरक्षण मिला वो दलित कमज़ोर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर था और कभी किसी ने किसी खिलाफत नहीं करी। OBC का आरक्षण मिला, कोई खिलाफत नहीं थी। खिलाफत इस बात पे थी कि जो व्यक्ति गरीब है, ब्राह्मण के लिए कहा जाता है कि गरीब ब्राह्मण है। देश में कुल मिला के 272 जातियाँ हैं, 263 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण से वंचित जातियाँ हैं ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, काया, सिंधी, पंजाबी। इनमें सबको आरक्षण नहीं चाहिए। इनमें से जो गरीब है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसको एक अधिकार देता है कि उसके काम को, उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। और मोदी जी ने इस पर फैसला किया। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने की, वो उन्होंने करके दिखाया। और वो मेरे को प्रेरणा देता था कि यार एक गांव में बैठा व्यक्ति, उसके पास में 200 रुपये महीने की रोज़ की इनकम नहीं हो पाती है, वो बड़ा परेशान है और वो अपनी बात जाके कह भी नहीं सकता किसी को। 11 आती है तो उसके पास आटे की व्यवस्था बैठती है, तो उस व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और जब उसकी हालत को देखता था तो मुझे लगता था कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब ईडब्ल्यू आरक्षण की लड़ाई हमने चालू करी और फैसला भी हुआ। जी बिल्कुल, आपने मोदी जी का जिक्र किया और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा की थी, उस समय आपके मन में क्या भावना थी? क्या लगा? मेरा मन इतना प्रफुल्लित था सर, जीवन में कभी इतनी खुशी नहीं मिली। चाहे मेरा विवाह हुआ होगा, चाहे बच्चे पैदा हुए होंगे, तब भी इतनी खुशी नहीं मिली जिस दिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे फैसले में खुशी हुई थी। मन को लगा था कि जिस बात को लेकर चले थे उस पर लाके मोदी जी ने फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात, वो फैसला इतना बड़ा हुआ है कि आज 10% के कारण बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने का उनको अवसर मिल गया, और सबसे बड़ी बात, लोगों को एक मौका मिला कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए, समाज सुधार और संस्कृति सेवा में आपके बहुत सारे योगदान रहे हैं। आपने संस्कृति युवा संस्था की स्थापना की और जयपुर मेरा फक्र है जैसे आयोजनों के आप संयोजक रहे। उसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं छात्र राजनीति में था, तब एक मेरे गुरु थे मास्टर राम शरण अंत्य अनुप्रासी, वो फ्रीडम फाइटर थे। क्या बात? उन्होंने मुझे कहा कि यार जीवन में राजनीति करना बेटा, लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंदर कुछ ऐसा करो जिससे कि युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। तब ये संस्कृति युवा संस्था वर्ष 1995 में रजिस्टर्ड हुई और 3 उद्देश्य इस संस्था ने रखे अपने। पहला, लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करना, शिक्षा के साथ में लोगों को जोड़ना। जो गरीब बच्चा है वो इसलिए नहीं पढ़ पाए कि फीस की व्यवस्था नहीं है, उसकी फीस की व्यवस्था करना, कॉपी किताब की व्यवस्था करना। और तीसरा उद्देश्य, जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच देना। तो फिटनेस के लिए हम लोग जयपुर मैराथन आयोजित करते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में है। आज जयपुर मैराथन का नाम है। एशिया की नंबर 1 और विश्व की नंबर 2 की मैराथन जयपुर मैराथन कहलाती है। इसमें 1.25 लाख से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग सेलिब्रिटी इसमें आते हैं। सलमान खान 2 बार दौड़ने आए, अक्षय कुमार आए, कंगना रनौत आई, फरहान अख्तर, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज मैराथन में आते थे। 4-5 साल पहले हमने तय किया कि सेलिब्रिटी को नहीं बुलाएंगे, लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और अब तो इस बार 1.25 लाख आदमी थे। जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा मैराथन की को फ्लैग होस्ट कर रहे थे, तो 1.25 लाख लोग दौड़ने के लिए आए हुए थे। तो ये जयपुर के लोगों का फिटनेस के प्रति अवेयरनेस था, उसी का नतीजा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा था लोगों को, प्रतिभाओं को आगे लाने का। तो हमने भारत गौरव अलंकरण चालू किया और ये तय किया कि देश में इसको आयोजित नहीं करेंगे, विदेश में आयोजित करेंगे।
ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिनके कारण हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है, ऐसी प्रतिभाओं को लाना मंच पर। और इसके लिए ये भी तय किया रोहित जी हमने कि लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित करेंगे, अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में आयोजित करेंगे, आयोजित करेंगे तो फ्रांस की सीनेट में आयोजित करेंगे। जिन लोगों ने हम पे राज किया उनकी पार्लियामेंट में जाकर के जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, जब हम उनकी पार्लियामेंट में जाके राष्ट्रगान गाते हैं, तो अपने आप फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, देश विदेश में जो भारत गौरव अवार्ड जैसी पहल की आपने शुरुआत की, इसका सबसे यादगार क्षण क्या रहा आपके लिए? आज से 2 साल पहले लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजन था। मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेश पुरी जी महाराज कार्यक्रम में गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि सुरेश जी, मेरा मन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं आ तो गया, लेकिन यहाँ आकर के मैं हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। ये अंग्रेज आपत्ति कर सकते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि वो किसी स्पिरिचुअलिटी पे को वो भी अपनी उनकी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हम बालाजी का आशीर्वाद था। नरेश पुरी जी महाराज ने जैसे ही हनुमान चालीसा के पाठ चालू किए, जो अंग्रेज सामने बैठे थे वो भी सुब्ध हो गए और हनुमान जी का ध्यान करने लग गए, और सबने मिलकर के हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ किए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसको ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, तीनों ने रजिस्टर्ड किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हनुमान चालीसा के पाठ। मैं महंत नरेश पुरी जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक पहल करी और लंदन की पार्लियामेंट के अंदर हनुमान जी की जय जयकार हुई। ये तो तय है, संस्कृति के लिए आपका योगदान अनुपम है। अच्छा, फिटनेस और संस्कृति का मेल जो आपने किया है, आपने जयपुर मैराथन को जैसे एक आंदोलन बना दिया है, उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य आपका क्या था और इसकी शुरुआत कब की थी आप? देखिए, जयपुर दौड़ता नहीं था, सही बात है। 16-17 साल पहले मेरे छोटे भाई मुकेश जी और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप भरतिया जी बैठ के चर्चा कर रहे थे हम लोग कि मुंबई दौड़ता है, दिल्ली दौड़ता है, तो जयपुर पीछे क्यों? जयपुर में नहीं था पहले। तो 16 साल पहले 2010 में हम लोगों ने पहली मैराथन आयोजित की, 24 जनवरी 2010। आज 16 साल का सफ़र, आज पूरा जयपुर दौड़ता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है। लोग फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए हम लोग कैंपेन चलाते हैं। फिट रहो कैंपेन के नाम से हमारा कैंपेन चलता है 3 महीने तक। हम अलग अलग गार्डन्स में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और यही कहते हैं कि अपने आप के लिए दौड़ो, 1 घंटा अपने आप के लिए निकालो। चाहे आप योग करो, चाहे दौड़ लगाओ, लेकिन लगाओ। अगर फिट नहीं रहेंगे तो हिट नहीं रहेंगे। इस भावना के साथ ये चालू हुई थी। आज 16 साल का एक लंबा सफ़र। आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार, सब इस मुहिम में सब साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी लंबे लेवल पर आती है। इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हर बार मैराथन में भाग लेते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि 42 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। 21 सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कि आपको कोई पैसा दे कि 500 रुपये ले लेना और दौड़ लगा के आ जाना, तब नहीं आता। यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के लोग दौड़ने के लिए आते हैं। क्या बात है। तो ये भावना है लोगों की अपने फिटनेस के प्रति। और मैं तो आम व्यक्ति से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दौड़िए और फिट रहिए। अच्छा, आपने गरीबों और वंचितों के लिए बहुत काम किया। आपने हजारों गरीब बच्चों को गोद लिया, शिक्षा और भविष्य दिया। इनमें से कोई एक बच्चा जिसकी कहानी आज भी आपको भावुक कर देती है, कोई है ऐसा? एक घटना बड़ी जोरदार रही कि मैं रोहित जी एक दिन दिल्ली से आया और रेलवे स्टेशन पर मैंने ड्राइवर को बुला के, मुझे लगा कि रात के 2 बज रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई थी। तो मैं उसमें बैठा के बच्चे को मैं मार रहा था। तो एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था। तो मैंने उससे सोचा कि यार बुजुर्ग आदमी है, मेरा बैग उसके अंदर दिया, मेरे घर पास ही पड़ता है। तो मैं उसके साथ साथ ही धीरे धीरे करके मेरे घर तक आ गया। मैंने रास्ते पूछा कि मैंने कहा यार आपका नाम क्या है? तो उन्होंने नाम बताया। नाम बताना उचित नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप रिक्शा चला रहे हो, इस उम्र में आपको ऐसी क्या अवस्था पड़ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे बच्चे की इंजीनियरिंग की फ़ीस जमा करानी है और मुझे 35,000 रुपये की आवश्यकता है। तो मैं दिन में फैक्ट्री में काम करता हूँ और रात को रिक्शा चलाता हूँ। मुझे लगा यार इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा एक काम करना, अभी तो रात हो रही है, मैं सुबह आप मेरे साथ 9-10 बजे मिलने के लिए आना, मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। 35,000 नहीं तो जो मेरे मन में होगा मैं कर पाऊँगा। मैंने मेरी पत्नी से बात की। मेरी पत्नी ने कहा कि अच्छा उस दिन आ भी गए वो, सुबह 9 बजे आ गए। तो मैंने कहा कि लो वो क्या क्या तुम्हारे फीस जमा करानी है, क्या करना है? तो उन्होंने 35,000 रुपये का पूरा वो बना के दे दिया मुझे। तो मैंने मेरी पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा 10,000 पड़े हुए हैं।
मैं कहा तो 10,000 तो बेच, 25,000 के लिए किसी और को बोलते हैं अपन। मैंने 2-3 मेरे मित्रों से आग्रह किया, सब लोगों ने मिलकर उसकी मदद करी। वो बच्चा इंजीनियर बना 3 साल के बाद में। तो उसके पिताजी का फ़ोन आया तो बोला मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं पहचाना मैंने आपको। बोला आपने मेरी 3 साल पहले मदद की थी और मेरे बच्चे को मैं लेके आपके पास आना चाहता हूँ। कितना यादगार रहा होगा वो क्षण मेरे मन में वो हो गया, मैंने लगा यार ये क्या हुआ। वो आया बच्चा, उसने कहा अंकल मैं अब खुद 2-3 बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में हूँ, आपने एक बच्चे के लिए मदद करवाई, मैं 3 बच्चों की मदद करने की स्थिति में हूँ, मेरे को काम बताना आप। मैंने कहा 3 बच्चे तेरे को बताऊँगा बेटा मैं। आपका आश्चर्य होगा वो चेन चल गई आज। 5,000 से अधिक बच्चों को अब तक अपन इस माध्यम से, और इसके लिए कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते। एक बच्चा रोहित शर्मा समृद्ध तो उसके जिम्मे लगाएंगे, एक बच्चा राधेश्याम जी समृद्ध तो उसके जिम्मे लगाएंगे। हर साल 300-400 एप्लीकेशन लेते हैं और सबके लिए प्रयास करते हैं कि उनकी सबकी मदद हो जाए। और भगवान के आशीर्वाद से जिसको मैंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट करी कि इस बच्चे की मदद करनी है, किसी ने मना नहीं किया। और आज हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये अच्छा लगता है, एक व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया। इस भावना के साथ ही काम चल रहा है। अच्छा, जब कोई बच्चा संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा छोड़ता है, क्या संदेश देंगे आप ऐसे लोगों के लिए? देखिए सरकारें बहुत काम कर रही हैं इसके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी स्कूल फ्री हैं, कॉलेज फ्री हैं, पढ़ना चाहे आगे बढ़ना चाहे उसका अवसर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है, तो सामाजिक संगठनों को आगे आके इन पर काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आज इतनी बड़ी देश के अंदर, पर ये बहुत छोटा है, हम सबको और बड़े रूप में इसको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सभी लोगों को, एक बच्चे को जो समृद्ध हो चुका है, गोद लेके उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। अच्छा, आप पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से आपने जो भाजपा का जो सफर तय किया वो सबसे चौंकाने वाला आपका एक कदम था। कोई क्या ऐसी कोई विशेष घटना थी? देखिए 2-3 घटनाएं बड़ी जयपुर में, राजस्थान में हुई। सबसे बड़ी घटना उदयपुर में हुई, एक व्यक्ति को गला रेत के मार दिया गया और उसकी मदद करने की जगह एक घटना रामगंज में होती है। मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ कि उसकी मौत पे उसको कुछ नहीं मिले, मिलना चाहिए था। मुस्लिम व्यक्ति था, उसको राहत मिलनी चाहिए थी, पर जिस ढंग से राहत मिली 50 लाख रुपए तुरंत उसको मिल जाते हैं और उस व्यक्ति की गला रेत की मृत्यु कर दी जाती है, उसको 5 लाख रुपए लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी तक भी उसको न्याय है, तो उसको न्याय नहीं मिलना, ये दोनों घटनाएं मेरे को अंदर से परेशान कर रही थी। और मैं बार बार इस पर उठा भी रहा था बात को, पर पार्टी में रह के बात उठाता था तो वो लोग नाराज होते थे कि आप कांग्रेस में रह के ऐसी बातें करते हो। तो मुझे लगा सनातन के लिए जो पार्टी काम कर रही है मुझे उसका साथ देना चाहिए। और कांग्रेस छोड़ के मैंने बीजेपी में शिफ्ट किया और मैंने एक ही बात रखी कि मैं सनातन के पक्ष में हूँ और इस बात के विरोध में हूँ। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, उनको भी किसी के साथ में अलग गलत हुआ है तो उसके साथ में गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुरंत न्याय वहाँ मिलता है, वहाँ न्याय नहीं मिलता, ये गलत है। जी, बात गलत है, सही। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते एक परिवार को मदद जल्दी देते हो, एक को पीछे पीछे घुमाते हो, ये गलत है। इस बात के खिलाफ मैंने बीजेपी को का साथ दिया और बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ क्लियर है, जो परेशान है उसकी मदद करना है और मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, एंटी सनातन गतिविधियों को लेकर आपने जो चिंता जताई है, आज के समय में आप सनातन संस्कृति के लिए क्या विशेष कार्य कर रहे हैं अभी? देखिए पूरा विश्व काम कर रहा है आज इस्कॉन टेम्पल पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आप अभी क्या वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं तो मेरे स्तर पे जो छोटा मोटा कर पाता हूँ प्रयास वो करता ही हूँ। संस्कृति को लेके पूरी दुनिया में घूमता हूँ। 70 देशों में संस्कृति युवा संस्था काम कर रही है। कहीं यज्ञ हवन कराते हैं, कहीं धर्म के प्रवचन करवाते हैं और ये आयोजन पिछले 20 वर्षों से लगातार हो रहे हैं, आज नहीं हो रहे हैं। आज पूरा देश, पूरा विश्व सनातन के साथ जुड़ रहा है। लेकिन वो जमाना था जब सनातन की कोई बात नहीं करता था, तब भी संस्कृति युवा संस्था इसकी बात करती थी और आज भी करती है, आगे भी करती रहेगी। अच्छा, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान को आप किस दिशा में ले जाते देख रहे हैं? रोज एक आम कार्यकर्ता जब इतने बड़े पद पर पहुंचता है, भजनलाल जी जो काम कर रहे हैं वो काम 15 साल में कोई नहीं कर पाएगा। राइजिंग राजस्थान की बात करें तो उन्होंने बहुत मजबूती से उसको सामने लाए और राइजिंग राजस्थान ने बहुत कुछ राजस्थान को दिया। आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक सोच के साथ में जब काम करता है, मैं भजनलाल जी के लिए कहना चाहता हूँ वो अति मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा पंडित जी मैं रात को 2 बजे तक रोज़ काम करता हूँ और उसका उदाहरण देखा मैंने। अच्छा। अभी लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो आयोजन हुआ भारत गौरव का,
मैंने उनसे आग्रह किया कि राजस्थान के कुछ लोगों को भी इस बार भारत गौरव दिया जा रहा है और कुछ लोग अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम का समय था शाम को 7:30 से 10:30 का रात का, लंदन के समय अनुसार। भारत में बज रहे थे रात के 1। वो रात को 1 बजे आके संबोधित करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और बात कहते हैं कि राजस्थान में आइए और राजस्थान के लिए काम कीजिए। तो जो व्यक्ति दिन रात राजस्थान के लिए सोचता है, राजस्थान के लिए काम करता है, प्रदेश के हित में बड़े बड़े फैसले लेते हैं, नदियों को जोड़ने का काम करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, बड़े बड़े समझौते जो कई वर्षों तक नहीं हो पाए थे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाए। तो मैं मानता हूँ बद्रीनाथ सरकार ने 1.5 साल में बहुत कुछ किया है, जो 15 सालों में और काम नहीं हो पाए वो 1.5 साल में व्यक्ति ने करके दिखाया है। और राजस्थान का भविष्य बहुत सुरक्षित है इनके हाथों के अंदर। प्रदेश आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि राज्य स्तरीय जागरूकता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और युवा शक्ति को जोड़ा जाए? बिल्कुल रोहित जी, होना चाहिए, क्योंकि आज ज़माना मोबाइल का ही है। हाँ, इंटरनेट का ज़माना है, नेट पे ही लोग लगे रहते हैं। टीवी अखबार फिर भी कम देखते हैं, सोशल मीडिया ज़रूर देखते हैं। तो राजस्थान की योजनाओं को, राजस्थान को आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए इसको। जो युवा आज राजनीति, समाज सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? रोज ही काम करना चाहिए और खूब मन से करना चाहिए। ये कोई रोजगार नहीं है राजनीति, ये है काम, और इसका रिजल्ट आता है आने वाले समय में। जब आप सेवा करते हो तो मन को बड़ी शांति मिलती है आपको। जब आप किसी की मदद करने की स्थिति में आते हो तो बहुत मन को एक प्रफुल्लता मिलती है। इसलिए मेरा मानना है हर व्यक्ति को अपने काम के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। चाहे 2 घंटा सेवा करो, चाहे 1 घंटा सेवा करो, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए आप कुछ न कुछ करो, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक ऐसा संदेश जो आप राजस्थान की जनता, खासकर युवा वर्ग, महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को देना चाहे, ऐसा कोई खास संदेश? अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, अपने आप से प्यार करने के लिए फिट रहो, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करो, अपने देश और प्रदेश की उन्नति के लिए काम करो, यही कहना चाहता हूँ। अगर आज आपको जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पल चुनना हो तो वो कौन सा पल होगा आपके लिए अब तक का? जब राष्ट्रगान गाते हैं लंदन की पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशन में, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बात है रोहित जी, जब लगता है कि जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया 200 साल तक, उनकी पार्लियामेंट में हम लोग जाकर के राष्ट्रगान गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी खड़े हो गए। ये महसूस होता है कि हमारा देश आगे बढ़ा है, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं हम लोग। और मुझे वहाँ जाके अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के बीच में जाके जब भारत माता की जय बुलाता हूँ लोगों को, तो मुझे भी मन प्रफुल्लित होता है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये थे फ्रंट सीट पर हमारे साथ आज खास मुलाकात में पंडित सुरेश मिश्रा जी। इनका एक ऐसा सफर जिसमें छात्र राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक की यात्राएं शामिल थी। उनकी बातें सिर्फ राजनीति नहीं, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरू करने से डरते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। ऐसे ही कार्यक्रमों को, ऐसे ही संघर्ष, प्रेरणा और संस्कृति से जुड़ी हुई मिसाल देखने के लिए आप बने रहें, देखते रहें समाचार प्लस का विशेष कार्यक्रम, ये पॉडकास्ट फ्रंट सीट, जहां पर कहानियां बनती है ब्रांड। मैं रोहित शर्मा, समाचार प्लस के साथ। धन्यवाद।